गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, जैसा कि नीट का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है एंड आप लोग बहुत अच्छी रैंक से सेलेक्ट हो चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा बधाई तो उन लोगों को जिन्होंने पूरे साल तैयारी करी, 2 साल तैयारी करी, प्रिपरेशन करी एंड एट द एंड एग्जाम क्वालिफाई किया और वो बहुत अच्छी रैंक से सेलेक्ट हुए हैं। एंड उन सबसे भी ज़्यादा बधाई और मैं प्रणाम करना चाहूँगा उनके पेरेंट्स को, जिन्होंने बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट किया, पूरा पेशेंस रखा और उन सब के लिए वो सब कुछ किया जो उनके सिलेक्शन के लिए जरूरी था। उसमें पूरी कोचिंग थी, पूरा मेंटल सपोर्ट था, बाकी पूरी देखभाल थी। बहुत ज्यादा डेडिकेशन लगता है एक स्टूडेंट का और उसके पेरेंट्स का इसमें, या उसके नियर वंस का, कि एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। तो सबको, आपको लोगों को बहुत ज्यादा हार्दिक बधाई उस चीज के लिए। पर सबसे बड़ा सवाल जो अब सेलेक्टेड स्टूडेंट के मन में है, या उनसे ज्यादा उनके पेरेंट्स के मन में है, सिलेक्शन के बाद सबसे बड़ी चिंता जो होती है कि सेलेक्ट तो हो गए, रैंक भी आ गई, पर अब क्या, अब हम कौन सा कॉलेज चूज करेंगे। किसी की टॉप रैंक आई, उसको सारे कॉलेजेस मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है पुराना ट्रेंड देखते हुए, किसी के रैंक मिड में है, किसी के रैंक थोड़ा पीछे है। तो कैसे हम कॉलेज चूज करेंगे हमारे लिए, कि अगर अपने पास ऑप्शन है, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ मेडिकल कॉलेज हमारे पास अवेलेबल है, तो उनमें से कौन सा कॉलेज हमें प्रेफर करना चाहिए, कौन सा कॉलेज हमारे लिए सूटेबल होगा, कौन सा कॉलेज बेस्ट होता है, एंड हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या कॉलेज की रैंकिंग है, कौन सा अच्छा कॉलेज है, कौन सा थोड़ा उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम अच्छा कॉलेज है। इस तरीके से हम, जो सवाल होते हैं जिसका जवाब हमारे पास नहीं होता, तो हम कंफ्यूज होते हैं। इसी सारे सवालों का जवाब आज हम इस पीपीटी में आपको देने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपना एक सिलेक्शन क्राइटेरिया या प्रेफरेंस डिसाइड कर सकते हैं, कि जब जैसे ही काउंसलिंग ओपन हो तो आप स्मार्टली वो चॉइसेस फिल कर पाए, सो दैट आपको अपने अकॉर्डिंग एक बेस्ट मेडिकल कॉलेज अलॉट हो पाए। तो यहां हम वही बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मेडिकल कॉलेजेस, हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस पे फोकस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एक्चुअली होते कितने टाइप के हैं। तो मेडिकल कॉलेज जो इंडिया में होते हैं, इनकी गवर्निंग बॉडी के अकॉर्डिंग ये दो टाइप के माने जाते हैं, दो टाइप के कहलाते हैं। वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड सेकंड द स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वो होते हैं जिनका डायरेक्टली हैंडलिंग से लेके, डेवलपमेंट से लेके, टोटल रेगुलेटरी बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। स्टेट मेडिकल कॉलेजेस वो होते हैं जो एक स्टेट मेडिकल काउंसिल होती है, या इनकी जो गवर्निंग बॉडी होती है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो इस तरीके से आपके पास में दो तरीके के कॉलेज होते हैं। अब इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ ऑटोनोमस कॉलेज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज, यानी कि वो बिल्कुल फ्री होते हैं अपने डिसीजन लेने के लिए। उनका एग्जाम, उनकी मार्किंग, उनका पूरा डेवलपमेंट, हर कुछ वो उस कॉलेज की अथॉरिटी या कॉलेज का मैनेजमेंट डिसाइड करता है। एंड कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो एक कॉमन स्टेट यूनिवर्सिटी से या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड होते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज होते हैं जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं, वेयर जो स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं वो स्टेट को रिपोर्ट करते हैं। तो अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं, उसमें ओवरऑल सीट्स का 15% वो ऑल इंडिया के लिए ओपन होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है दीज कॉलेजेस आर ओपन टू ऑल। अब क्या होता है कि जो रैंकिंग का डिवीजन होता है, जो सीट का अलॉटमेंट होता है, वो किस तरीके से होता है? ऑल इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, सपोज कोई कॉलेज राजस्थान में है, तो राजस्थान में किसी कॉलेज में 100 सीट्स हैं, तो अब उसमें से क्या होगा कि जो 15 सीट्स होंगी उसमें से आप ऑल इंडिया सा कोई भी स्टूडेंट उसको फिल कर सकता है। यानी 15 सीट्स रिजर्व है ऑल इंडिया कोटा के लिए। जैसे कि ऑल इंडिया कोटा के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का 15% कोटा यहां पर है, और बाकी जो रिमेनिंग 85% सीट्स हैं वो होती हैं स्टेट के कोटा के लिए। मतलब 15 स्टूडेंट तो कोई से भी आ सकते हैं जो पूरे ऑल इंडिया से बिलोंग करते हैं, बट 85 स्टूडेंट जो होंगे वो सेम स्टेट के होने चाहिए, डोमिसाइल उनके पास स्टेट का होना चाहिए, तभी वो उस कोटा के अंदर कॉलेज ले सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कॉलेजेस के टाइप की, प्लस कॉलेजेस के अंदर उनके कोटास की। अब यहां पे हम देखते हैं इस तरीके से कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, स्टेट वाइज तो हमें पता होता है कि अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो वहां पे क्या क्या कॉलेजेस हैं, अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो वहां पे क्या क्या कॉलेजेस हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंडिया में कौन कौन से हैं। तो जो टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज के नाम से इंडिया में जाना जाता है, दैट इज एम्स। आजकल मल्टीपल एम्स हो गए हैं, पहले एक एम्स दिल्ली था, तो एम्स दैट इज इन दिल्ली और द मल्टीपल प्लेसेस। एक है जिपमर जो कि है पौंडीचेरी में, दूसरा बीएचयू जो वाराणसी में है, एएफएमसी जो पुणे में है, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेजेस, एंड एक है
वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज विच इज ऑल्सो इन दिल्ली, एंड एक है AMU जो कि है अलीगढ़ में। ये सारे जो 6 कॉलेजेस हैं ये यूजी कोर्सेज के लिए, यूजी MBBS एंड डेंटल कोर्सेज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो ये उन कॉलेजेस की लिस्ट हुई। अब हम क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को प्रेफरेंस देते हैं, या ये क्यों पहले भरे जाते हैं, क्यों लोगों की ये कॉमन चॉइस होती है? क्या कुछ एडवांटेजेस हैं यहां पे सेंट्रल मेडिकल कॉलेजेस के ओवर द स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज? ऑल्दो सब गवर्नमेंट कॉलेज है, सभी बहुत अच्छी रैंक पे मिलते हैं, बट फिर भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस को क्यों प्रेफर करते हैं, या लोग क्यों प्रेफर करते हैं? तो हियर इज द आंसर। सबसे पहली बात, जैसा मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो होते हैं उनकी गवर्निंग बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जेनेरिक सी बात है कि वहां पे फंड बहुत ज्यादा होता है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा होता है, और ओवरऑल फैसिलिटीज वहां पे बहुत ज्यादा होती हैं। तो अगर आप कोई भी एक ऐसा कॉलेज पिक करते हो जैसे कि एम्स, जैसे कि जिपमर, जैसे कि BHU, तो वहां पे आपको कंपैरेटिवली सुपीरियर या बेस्ट फैसिलिटीज मिलती हैं एज कंपेयर टू स्टेट मेडिकल कॉलेज। ऐसा नहीं है कि सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं वो सारे ही बहुत बेस्ट होंगे और स्टेट के नहीं होंगे। कुछ स्टेट के ऐसे कॉलेजेस हैं जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं, बट इन जनरल एक टेंडेंसी है कि आपको अगर कोई चीज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है तो वो रिलेटिवली थोड़ा एडवांस फैसिलिटेटर आपको मिलती है। दूसरा बेनिफिट यह है कि बिकॉज ये कॉलेजेस बहुत फेमस हैं, बहुत ज्यादा डेवलप है, तो इनमें पेशेंट लोड बहुत ज्यादा है, वैरायटी ऑफ पेशेंट आता है, क्वालिटी ऑफ पेशेंट आता है, आपको डिफरेंट टाइप के केसेस, कॉम्प्लेक्स केसेस, बिकॉज जितनी ज्यादा फैसिलिटी है वहां पे उतने ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स केस को डील करना आसान होता है। तो वो आपको वहां पे बहुत अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा चीजें आपको क्लिनिकली सीखने को मिलती हैं। एक और चीज, अगेन ये सेंट्रली फंडेड कॉलेज है, दैट इज व्हाई द फीस स्ट्रक्चर इज वेरी लो, इवन नेग्लिजिबल फीस स्ट्रक्चर आप कह सकते हो, 1000 रुपीज, 1500 रुपीज पर एनम, ये ऐसा फीस स्ट्रक्चर, ऑलमोस्ट जीरो फीस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। और जब आप MBBS पास कर लेते हो, व्हेन यू विल बी इन द इंटर्नशिप, तो आप जब क्लिनिक्स में काम करते हो तो उसके बदले में आपको स्टाइपेंड मिलता है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी मिलता है, उसको स्टाइपेंड कहते हैं। तो फीस आप बिल्कुल नेग्लिजिबल पे करते हो, बट आपको स्टाइपेंड जो होती है वो बहुत एक अच्छा हैंडसम अमाउंट आपको स्टाइपेंड के फॉर्म में मिलता है, जो कि हर स्टेट के मेडिकल कॉलेज से आपको काफी ज्यादा, इवन डबल ट्रिपल भी आपको स्टाइपेंड देखने को मिलता है। ये तो हो गए एक ऐसे एस्पेक्ट जिसके बारे में हम अभी भी मे भी जानते होंगे, थोड़ा बहुत हमने सुना होगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज या सबसे खास बात एक सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की क्या होती है? वहां का जो टीचिंग मैथोडोलॉजी होता है, वहां का जो इस एक्सपोजर का सिनेरियो होता है, इन सब का बेनिफिट आपको कहां मिलता है? आपको लगता है कि आपने नीट यूजी क्रैक कर लिया, नीट यूजी में हम सेलेक्ट हो गया तो क्या आपकी जर्नी खत्म हो गई? नो, इट इज स्टार्ट ऑफ द जर्नी। जब आप MBBS खत्म करते हो, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ PG। PG का मतलब स्पेशलिटी में जाते हो, आपको एक ऐसा कोर्स ऑप्ट करोगे जिसमें आप बहुत अच्छा एडवांस कोर्स करोगे, आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनोगे, जिसे बोला जाता है नीट PG। आप वो एग्जाम क्वालिफाई करोगे तब आप उसको उसमें से एडमिशन मिलेगा। तो इन कॉलेजेस का जो नॉर्मली नीट PG में सिलेक्शन रेशो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, विदाउट एनी एक्सेप्शन इनका रेशो बहुत ज्यादा होता है। एम्स में से सिलेक्शन रेशो या जिपमर में से सिलेक्शन रेशो नीट PG के लिए बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ दिस फैसिलिटी, एक्सपोजर एंड ओवरऑल एम्बियंस। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस प्रेफर किए जाते हैं ओवर द स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो ये सारे बेनिफिट आपको यहां देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम, ये जनरल बात हो गई, अब हमें समझ में आ गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज थोड़े अच्छे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी अच्छे हैं, बट कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले कॉलेज में हमें मिलते हैं। तो अगर किसी की रैंक बहुत अच्छी है, उसको सारी चॉइसेस अवेलेबल है, उसके लगता है तो आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हो, बट ओवरऑल एक नटशेल में फिर भी हम एक एवरेज स्टूडेंट को, एक एवरेज रैंक वाले स्टूडेंट को यहां पे अगर टारगेट करें या हम हर किसी की बात करें, तो आप प्रेफरेंस कैसे डिसाइड करोगे? आपको एम्स दिल्ली लेना है, आपको जिपमर पौंडीचेरी लेना है, आपको BHU वाराणसी लेना है, इनमें से भी आपको कौन सा कॉलेज लेना है? या फिर अगर आपको स्टेट कॉलेज अवेलेबल है तो आपको उसमें से चॉइस फिल कैसे करनी है? तो ये जो सबसे बड़ा सवाल होता है कि हम कॉलेज तो मिल रहा है पर भरे कौन सा, घर से दूर भरे, घर से पास भरे, क्या भरे? वो ये जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, यहां पे ये बात आपको क्लियर हो जाएगी कि सबसे पहले आप डिसाइड कैसे करोगे कि कौन सा कॉलेज आपके लिए अच्छा है।
तो इसमें कुछ एस्पेक्ट होते हैं जो आपको कंसीडर करने होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखते हैं कि उस कॉलेज की जो भी आप फिल करने जा रहे हो टॉप प्रेफरेंस पे, उसकी रेपुटेशन या रैंकिंग क्या है। एंड रेपुटेशन और रैंकिंग डिसाइड करता है कि वो कितने पहले एस्टेब्लिश हुआ था, यानी वो कितने ड्यूरेशन से रन कर रहा है। सपोज कोई कॉलेज 1965 में एस्टेब्लिश हो गया था और अब वो एक ऑलमोस्ट 40-50 ईयर्स पुराना कॉलेज है, दैट मींस वो बहुत फेमस कॉलेज होगा, वहां पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका होगा, वहां पे केसेस का लोड बहुत ज्यादा वेरिएंट होगा, आपको मल्टीपल एक्सपोजर वहां पे देखने को मिलेंगे। यानी एस्टेब्लिशमेंट ईयर, यानी कि कौन सा कॉलेज कितना पुराना है, यह डिसाइड करेगा उस कॉलेज की रेपुटेशन और रैंकिंग। ये जनरल मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल का एक बेसिक सा क्राइटेरिया है। सेकेंड थिंग, वहां पे फैसिलिटीज कितनी है। मे बी अभी जैसे हम बात करते हैं कि लास्ट रिसेंट कुछ पास्ट ईयर्स में नए एम्स ओपन हुए हैं, बट एम्स अगर नए भी ओपन हुए हैं तो भी उनमें फैसिलिटीज किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज से, जो कि बहुत पुराना हो सकता है बट उससे बहुत एडवांस होंगी, बिकॉज इट इज एम्स। तो इस तरीके से इन दोनों क्राइटेरिया के बेसिस पे एक कॉलेज की रेपुटेशन और रैंकिंग डिसाइड होती है। तो ये तो हो गया कॉलेज की बात। अब आपके लिए और क्या बेनिफिशियल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम टेलिंग यू विद माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि अगर आप कहीं किसी एक एरिया से बिलोंग करते हो, सपोज यू कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन और स्मॉल विलेज, जो कि एक सिटी से, एक मेट्रो सिटी से काफी दूर है, और जो कॉलेज आप पिक करना चाह रहे हो वो एक थोड़ी दूर की जगह पर है। सपोज यू बिलोंग टू द नॉर्थ एंड आप साउथ का कॉलेज पिक करना चाह रहे हो, या वेस्ट बंगाल का कॉलेज आप पिक करना चाह रहे हो, या आप जिप्पर पौंडीचेरी पिक करना चाह रहे हो, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। ये बेनिफिट तो मिलेंगे, बट प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो सबसे बड़ा इशू आता है डिस्टेंस का। आपको जो चीज ध्यान में रखनी चाहिए प्रैक्टिकली, अपने लिए भी, अपने पेरेंट्स के लिए भी, और ओवरऑल की कोई भी कॉलेज जो आप प्रेफर कर रहे हो वो आपके घर से, जहां से आप बिलोंग करते हो, वहां से कितना दूर है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहीं जाकर रह जाना है। एमबीबीएस कोर्स 5.5 ईयर का या मोर देन 5 to 6 ईयर आप कॉलेज में स्टे करते हो एटलीस्ट। तो इतने टाइम के लिए आप कंटिन्यूसली घर से दूर तो नहीं रहोगे, आप ईयर में 2 बार 3 बार घर पे आओगे। अब अगर आप इतना दूर जाके बस गए हो जहां से आप घर पे आ ही नहीं सकते हो, आपको आने में 2 दिन लग रहे हैं, कन्विंस की प्रॉब्लम है, रीचेबिलिटी की प्रॉब्लम है, तो आप वो चीजें में फिर सफर करोगे। फिर आप सारी फैसिलिटी के बाद में फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, परेशान फील करते हो। तो एक पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज वो आपके घर से, आपकी लोकेलिटी से कितना दूर है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट जो सर्वाइवल के लिए आपके लिए जरूरी है कि वहां पे कल्चर क्या है। कल्चर का मतलब क्या है, वहां पे एटमॉस्फेरिक कल्चर क्या है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, वहां पे लैंग्वेज कल्चर क्या है, बिकॉज एमबीबीएस इज अ मोस्ट प्रैक्टिकल कोर्स इन द इंडिया। आपको पब्लिक डीलिंग करनी है, आपको पेशेंट से बात करके उनकी प्रॉब्लम समझनी है, और पेशेंट आपको जरूरी नहीं आपकी कंफर्टेबल लैंग्वेज में बोलने वाला मिलेगा। मोस्टली पेशेंट आपको मिलेगा जो कि वहां पे लोकल लैंग्वेज बोलता होगा। सपोज यू बिलोंग टू द राजस्थान एंड आपने कॉलेज पिक कर लिया बंगाल का, वहां पे कोई पेशेंट आया जो हार्डकोर बंगाली बोलता है, ही डजंट नो हिंदी और इंग्लिश, तब आप उसकी बातें कैसे समझोगे। आपको इतनी डिफिकल्टी होगी उस समय कि आप सब कुछ आते हुए भी ट्रीट नहीं कर पाओगे, डायग्नोसिस नहीं बना पाते, बिकॉज आपको उसके बातें ही समझ नहीं आती कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो एक बहुत मेजर इशू होता है। तो आप इस चीज को भी कंसीडर करेंगे कि वहां पे किस तरह का कल्चर है, आपके लिए वहां पे सर्वाइवल पॉसिबल है या नहीं है। सेम विद द फूड, कि आप वहां पे, जैसे आप एक्सट्रीम साउथ में चले जाते हो, वहां पे फूड कल्चर ऑलमोस्ट बिल्कुल डिफरेंट ही होता है नॉर्थ से। या फिर अगर आप साउथ से बिलोंग करते हो और अगर नॉर्थ में आना चाहते हो, तो यहां पे एनवायरमेंटल कंडीशन, फूड और कल्चर सब कुछ डिफरेंट है। तो क्या आप उसमें कंफर्टेबल हो? क्या आप उसी कल्चर के साथ में, लैंग्वेज एंड फूड कल्चर के साथ में 5.5 साल 6 साल वहां पे बिता सकते हो आराम से, इवन मोर? आप क्या ऐसा कर सकते हो? अगर आप इन सबको कर सकते हो देन यू कैन पिक एनी कॉलेज। बट इनके साथ में सिर्फ इसी से फैसिनेट होकर हम कॉलेज पिक नहीं कर लेंगे, हमें इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज कॉलेज प्रेफर करना या अलॉट होना सिर्फ एक टाइम का काम है, बट उसके बाद वहां पे जो 6 साल रहना है, ये 2 फैक्टर ऐसे हैं जो कि आपको कंसीडर वहां पे करने ही पड़ेंगे या करने ही चाहिए। तो आई होप अब तक आपको ये डिसाइड करने में हेल्प मिली होगी कि हम क्या क्या फैक्टर्स और क्राइटेरिया देखेंगे कॉलेज के बारे में हम प्रेफरेंस शीट भरते समय। एंड जो काउंसलिंग का अनाउंसमेंट है, अभी तक एनटीए की वेबसाइट पे जो टेंटेटिव डेट है दैट इज 17 नवंबर, कि 17 नवंबर को काउंसलिंग की गाइडलाइंस अपलोड होंगी एंड काउंसलिंग ओपन होगी। तो जैसे ही गाइडलाइंस अपलोड हो जाती है और काउंसलिंग ओपन हो जाती है, आपको एक नया वीडियो मिलेगा जिसमें पूरी डिटेल्ड काउंसलिंग की इंफॉर्मेशन होगी एंड पूरी इंस्ट्रक्शंस होंगी कि आपको काउंसलिंग किस तरीके से फिल करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है और क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है।
एक बार फिर से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा फॉर सिलेक्शन एंड आई एम सेंडिंग माय बेस्ट विशेस फॉर यू बिकॉज दिस इज अ वेरी न्यू बिगनिंग एंड दिस इज अ एंटायर न्यू ईरा फॉर यू। तो इसी के साथ इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने लिए कॉलेज पिक करें। काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी सारी क्वेरीज है काउंसलिंग ओपन होते ही वो आपके सामने रिजॉल्व कर दी जाएंगी प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ में। इसी के साथ मैं पेरेंट्स और स्टूडेंट को दोबारा शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। आई एम डॉक्टर गौरव गुप्ता साइनिंग ऑफ। टेक केयर।